डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो मैं फिर से हाजिर हूं आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 यानी गाउस के नियम और इसके अनुप्रयोग का वीडियो नंबर 2 लेकर। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर देख लिया है तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में सबसे पहले देखेंगे आवेश वितरण, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, आवेश वितरण का मतलब यह है कि जब भी हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो वो किस तरीके से उसके ऊपर वितरित होगा, किस तरीके से उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम बोलते हैं कि आवेश वितरण जो होता है वो हमारे पास दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास असतत आवेश वितरण, यानी कि डिस्क्रीट, और दूसरा होता है हमारे पास सतत आवेश वितरण, यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। असतत आवेश वितरण क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, उसको मैंने आवेश दिया और उसके ऊपर आवेश जो वितरित हुआ वो कुछ इस तरीके से वितरित हो जाए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं असतत आवेश वितरण। और सतत आवेश वितरण क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को आवेश दें और वो इस तरीके से यूनिफॉर्मली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब सब जगह एक समान रूप से वितरित हो जाए, उसे हम कहते हैं सतत आवेश वितरण या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कि वो सब जगह एक समान रूप से वितरित हो, उसे हम कहते हैं सतत आवेश वितरण या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम कंसंट्रेट करेंगे सतत आवेश वितरण के ऊपर, हम असतत की बात नहीं करेंगे। अब सतत आवेश वितरण जो होता है उसमें क्या होता है? देखो, सतत आवेश वितरण होते हैं हमारे पास तीन प्रकार के। एक हमारे पास होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। तो बच्चों, आवेश की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हमने ये कहा था कि आवेश जो होता है वो क्वांटीकृत होता है, वह कंटिन्यूअस नहीं होता, सतत नहीं होता। लेकिन ये बात जो थी वो हमारी सूक्ष्म पैमाने पर जब देखते थे तब सच होती थी। जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमारे पास आवेश का जो परिमाण होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और हमको आवेश इस तरीके से फील होता है कि वो बहुत ज्यादा पास पास हो, तो हम उसको सतत मान सकते हैं। तो बच्चों, हम बात करेंगे हम रेखीय आवेश वितरण की। यानी कि लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, रेखीय आवेश वितरण जो होगा उसको हम कब डिफाइन करते हैं, कब देखते हैं? जब हमारा जो आवेश हो वो किसी वायर के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो, कि हमने किसी वायर को आवेश दिया, वो इस तरीके से वितरित हो गया। मान लो L इस वायर की लेंथ है, इसके ऊपर Q आवेश है, टोटल Q आवेश है, तो मैंने बोला कि Q आवेश को मैंने L लेंथ के वायर के ऊपर इस तरीके से वितरित कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि इसे हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। या फिर मैंने क्या कर दिया, एक L लेंथ के वायर को या फिर एक रिंग जो थी हमारे वायर की, उसको आवेश दे दिया, तो वो पूरी रिंग के ऊपर, पूरी वलय के ऊपर इस तरीके से वितरित हो गया, एक समान रूप से वितरित हो गया। R रेडियस की होगी, इसके ऊपर Q आवेश दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर लेंथ हो जाएगा इसका 2πr, मतलब 2πr लेंथ के ऊपर हमने Q आवेश दे दिया। तो इस तरीके का जब भी आवेश होगा, मतलब मैं किसी चीज को आवेश दूं और उसकी लेंथ के अलोंग वितरित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। तो बच्चों, रेखीय आवेश वितरण को हम कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम डिफाइन करते हैं इसको रेखीय आवेश घनत्व के पदों में। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम लैम्डा से व्यक्त करेंगे।
तो क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व? हम ये कहते हैं कि इसकी यूनिट लेंथ पर कितना आवेश है उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां डेफिनेशन लिख देता हूं मैं उसकी, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश। इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। ठीक है, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश जो होता है वो क्या कहता है? हमारा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। यानी कि मैं क्या कह दूंगा, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। यहां क्या हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। या फिर यहां पर क्या हो जाएगा? इसके लिए मैं लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल करूंगा, मतलब क्यू बाई 2 पाई हो जाएगा। इसका अगर मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऊपर आवेश है यानी कि कूलाम, और नीचे लेंथ है यानी कि मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। तो दोस्तों सेकंड आवेश वितरण पढ़ने से पहले हम एक नोट लिख लेते हैं, ठीक है ना। वो नोट ये कहता है तो बच्चों हमने क्या लिखा? जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो यह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कि मैं एक चालक गोला ले लूं और चालक गोले को मैं आवेश दूंगा तो ये क्या होगा? सिर्फ इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, सारा का सारा आवेश इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा। मान लो मैं कोई चालक वस्तु लूंगा, मान लो ये मार्कर अगर चालक होता और इसको मैं आवेश देता तो ये इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, अंदर नहीं रहता। लेकिन जब मैं कुचालक को आवेश दूंगा तो यह जहां दूंगा वहीं बना रहेगा। अगर मैं आवेश यहां दूंगा तो यहीं बना रहेगा। अगर मैंने इसको एक समान रूप से आवेशित कर दूंगा कुचालक वस्तु को तो उसके आयतन में वो हो जाएगा, मतलब पूरे आयतन में वितरित हो जाएगा एक समान रूप से। जैसे मान लो ये चालक ना होकर के कुचालक होता तो वो आवेश सारा का सारा इसके संपूर्ण आयतन में विद्यमान हो जाता, विपरीत हो जाता। तो बात करेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण की। तो बच्चों पृष्ठीय आवेश वितरण कब हम बात करेंगे? जब हम मान लो मेरे पास कोई एक चादर हो और उसको मैं आवेशित कर दूं, और आवेशित करने पर वो आवेश क्या हो जाए? इस तरीके से वितरित हो जाए कि उसके ऊपर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो, बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसे हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है ना। मान लो ये क्यू आवेश दिया था मैंने, इस एस एरिया के ऊपर रह गया पूरा का पूरा, एस पृष्ठ के ऊपर आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास क्या हो, एक कोई चालक गोला हो, अभी हमने बात करी थी कि चालक गोले का जब हम आवेश देते हैं तो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। तो इस टाइप के वितरण को हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। ये मैं लिख देता हूं यहां पर, चालक गोला, ठीक है। तो ये मैंने आवेश दिया था तो वो आवेश क्या हो जाएगा? इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने बोल दिया कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका एस हो और क्यू आवेश दिया हो, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होगा कि जब हम किसी वस्तु को आवेश दें, है ना, तो वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। इसको हम डिफाइन करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व से। पृष्ठ आवेश घनत्व, इसे हम व्यक्त करेंगे सिग्मा से। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। वहां पर इकाई लंबाई था तो यहां पर क्या हो जाएगा? इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। तो मैं यहां लिख देता हूं, इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन तो हमने लिख दी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू बाई एस। यहां से हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं, फॉर्मूला याद हो तो। इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। अगर इसके मात्रक की बात करें
कूलाम प्रति नीचे क्षेत्रफल और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब बात करेंगे हम आयतन आवेश वितरण की, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जब मैं किसी वस्तु को आवेश दूं और वो उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए। ठीक है, तो मान लो मैंने ले लिया एक कुचालक गोला, कुचालक ठोस गोला, ठीक है, और कुचालक गोले को हमने एक समान रूप से आवेश दिया, मतलब इसके पूरे आयतन में वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसे हम कह देंगे आयतन आवेश वितरण। मान लो इस गोले का आयतन V हो और उसको Q आवेश दिया हो। ठीक है, तो इसे कैसे व्यक्त करेंगे, आयतन आवेश घनत्व से, आयतन आवेश घनत्व जिसको डिनोट करते हैं हम रो से। अब ये क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इकाई आयतन में उपस्थित आवेश, वो था इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल, ये हो जाएगा इकाई आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व। यानी कि रो कहलाता है। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो इक्वल टू Q बाय V। इकाई आयतन में उपस्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। मात्रक की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा मात्रक, ऊपर क्या है आवेश, नीचे क्या है आयतन। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर मान लो मेरे पास कोई बिंदु आवेश हो Q, उससे r दूरी पर कोई बिंदु हो P, यहां पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम इजीली निकाल सकते थे। हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का परिमाण Q, दूरी का स्क्वायर। अगर ये आवेश पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी r कैप, और अगर ये आवेश नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी -r कैप। तो ये तो बात हो गई थी बिंदु आवेश की। लेकिन अगर मैं मान लो बात कर लूं रेखीय आवेश वितरण की, ठीक है ना, मान लो मेरे पास कोई रेखीय आवेश वितरण है, एक वायर है जिसको हमने Q आवेश दिया हुआ, उसकी L लेंथ के ऊपर वितरित हो गया। अब हमको ये कहा गया कि इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बताओ। तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो है हम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए बात करते हैं, और यहां पर जो आवेश है पूरा पूरा एक वायर के ऊपर वितरित है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इस वायर के ऊपर एक छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे और हम ये मानेंगे कि उस एलिमेंट का जो आवेश है वो dq है और उसका लेंथ जो है वो dl है। अब ये जो छोटा सा आवेश dq है, इसको हम एक बिंदु आवेश की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम सबसे पहले dq के कारण p पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, dq के कारण p पर विद्युत क्षेत्र। अब dq के कारण p पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा dE। अब इसको हम बिंदु आवेश मान सकते हैं, तो बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला लगा देंगे, dE इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का परिमाण है dq, दूरी है r स्क्वायर, और क्योंकि हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो ये जो हो जाएगा यहां पर लगा देंगे हम r कैप। अगर आप r कैप नहीं लिखते हो तो यहां वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है बच्चों। अब dq की बात करें तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ लेमडा आवेश घनत्व, अब इसकी बात करूं तो मेरे पास क्या है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लेमडा। लेमडा कितना हो जाएगा, dq बाई dl। तो यहां से जो dq होगा वो क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू dl। तो हम यहाँ dq की जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू dl। तो de जो वैल्यू होगी हमारी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा dl अपॉन r स्क्वायर इंटू r क्यूब। तो ये तो सिर्फ एक dq की वजह से है। अगर मुझे पूरी होल लेंथ के लिए निकालना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, इसका समाकलन कर दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, संपूर्ण तार के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, हम क्या कर देंगे, E निकालने के लिए समाकलन कर देंगे dE का, ठीक है ना, पूरी लंबाई के लिए। ठीक है, तो यहां से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से E कितना आ जाएगा, लेमडा बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा वो भी कांस्टेंट है, अंदर बच जाएगा dl अपॉन r स्क्वायर इंटू r क्यूब। ठीक है, तो इसका समाकलन कर देंगे पूरी लंबाई के लिए, यहां मैं l लिख देता हूं साइड में। तो पूरी लंबाई के लिए इसका मतलब ये है कि अगर ये लेंथ सीधी सीधी अगर l लंबाई है तो इसका dl का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अगर मैंने l लेंथ को किसी r रेडियस की रिंग में मोड़ रखा है तो dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dl का समाकलन कितना हो जाएगा, 2 पाई r। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया, उसकी वजह से P पर विद्युत क्षेत्र निकाला, उसको बिंदु आवेश मानते हुए, और फिर पूरे के लिए हमने क्या कर दिया, कैलकुलस का यूज किया, समाकलन यूज करके हमने E की वैल्यू निकाल ली। अब ये इंटीग्रेशन हम सोल्व कर लेंगे हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग कि हमारी लेंथ है किस टाइप की। अब इसी तरीके से हमारे पास पृष्ठीय आवेश वितरण हो तो उसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण हो तो हम उसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पृष्ठीय आवेश वितरण, मान लो मेरे पास एक चादर है, ठीक है, जिसको हमने क्यू आवेश दिया हो, उसके एस एरिया के ऊपर पूरा का पूरा वितरित हो गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और हमको कहा गया कि इस शीट से r दूरी पर स्थित कोई p बिंदु है, यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ। तो हम यहां से इस तरीके से इस शीट की वजह से टोटल नहीं निकाल सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहां पर कोई एक अल्पांश लें जिसका आवेश कितना हो, dq माना हमने, और हमने ये माना कि इसका जो एरिया है वो ds है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dq के कारण p पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, क्योंकि dq जो है वो वहां पर अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिंदु आवेश मानेंगे dq को। तो dq के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, अब dq के कारण P पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा, तो उसको हम कह देंगे dE। dE की वैल्यू कितनी बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का परिमाण हमारे पास dq है, डिस्टेंस जो है वो पॉइंट की वो है r स्क्वायर, और ये बाहर r कैप हो जाएगा, ये आ गया dE। और हम जानते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा dq बाई ds। तो dq कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds। तो यहाँ dq की जगह मैं सिग्मा ds रख दूंगा, तो हमारे पास dE जो बनेगा वो बन जाएगा सिग्मा ds अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r क्यूब। ठीक है, और कंप्लीट निकालना होगा तो मैं कंप्लीट निकालने के लिए मैं क्या बोल दूंगा, E इक्वल टू हो जाएगा समाकलन ऑफ dE फॉर होल सरफेस। पूरे सरफेस के लिए मैं उसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब वो सरफेस कैसा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं सीधी लिख रहा हूं, जो कांस्टेंट क्वांटिटी से बाहर लिख रहा हूं, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा, ds अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप, और ये हो जाएगा पूरे सरफेस के लिए समाकलन। ठीक है ना। अब अगर ये सरफेस आयताकार होगा तो यहां पर ds की जगह आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, अगर ये ds त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, अगर ये ds गोला है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, अगर ये ds बेलन है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, उसका समाकलन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि हमारे पास आयतन आवेश वितरण हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है। जैसे मान लो मेरे पास एक कुचालक क्यूब है,
ठीक है ना। एक कुछ अलग घन था, उसको मैंने आवेश दिया, तो वो आवेश इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है। और अब हमको कहा गया है, हमने बोला कि क्यू आवेश दिया था, इसके v आयतन में ये वितरित हो गया, तो इसका जो आयतन आवेश घनत्व होगा उसको हम रो डिसाइड कर लेते हैं अभी। अब हमने कहा कि इससे r दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है p पॉइंट पर, तो सेम वही फंडा, हम क्या करेंगे, एक आयतन अल्पांश लेंगे। पहले हमने लंबाई का अल्पांश लिया था, फिर हमने क्षेत्रफल अल्पांश लिया था, अब हम क्या लेंगे, आयतन अल्पांश लेंगे। हमने क्या ले लिया, एक अल्पांश ऐसा लिया जिसका आवेश कितना है, dq, और हमने बोल दिया कि उसका जो आयतन है वो कितना हो गया, dv। तो यहां से क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा dq बाई dv, तो dq कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रो इंटू dv। ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, dq के कारण p पर विद्युत क्षेत्र, dq के कारण p पर कितना विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा de, और d की वैल्यू कितनी बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर इंटू r के। अब मैं सीधा ही यहां पर क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी, समाकलन ऑफ dE फॉर होल वॉल्यूम। तो यहां से E की वैल्यू जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, बाहर निकल जाएगा रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, अंदर बचेगा dV अपॉन r स्क्वायर r के, और यहां बन जाएगा फॉर होल वॉल्यूम। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम देखेंगे आवेशित वलय के कारण इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। ये जो टॉपिक है आपके बहुत सारे बोर्ड्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मेरे पास एक रिंग है जिसको हमने क्यू आवेश दे रखा है, और वो क्यू आवेश इसकी परिधि पर एक समान रूप से वितरित हो गया है। ठीक है, और इस रिंग की जो रेडियस है वो r है। हमें क्या करना है, इस रिंग के सेंटर से x दूरी पर, यहां x दूरी पर मुझे क्या करना है, इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर p पॉइंट पे इस पूरी रिंग की वजह से निकालना है, तो इस पूरी रिंग की वजह से मुझे निकालना नहीं आता, मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। तो मैंने फॉर्मूला सिर्फ पढ़ा है कि कोई बिंदु आवेश हो। तो बिंदु आवेश बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। मैंने क्या किया, एक dq आवेश वाला एक अल्पांश ले लिया जिसकी लेंथ थी dl, यहां पर dl लंबाई का एक अल्पांश लिया, एक एलिमेंट लिया जिसका आवेश कितना था, dq। अब इस dq को क्या मान सकता हूं मैं, बिंदु आवेश मान सकता हूं। तो मैं बोल दूंगा कि dq को बिंदु आवेश जब मानूंगा तो इसकी वजह से यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना, और क्योंकि dq एक अल्पांश है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा, de होगा। ठीक है, तो यहां से de निकल जाए, de आ गया। अब सेम अल्पांश में लेता हूं उसके ऑपोजिट साइड में नीचे की तरफ, यहां मैं बोल दूंगा सेम अल्पांश सेम लेंथ का dq dl, मतलब dl लंबाई है और dq आवेश है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, सॉरी, तो इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो जाएगा de। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको थीटा कह दूंगा तो ये r x सेम, ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, और ये थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो de होगा इसके कंपोनेंट रिजोल्व कर लेते हैं। de का अगर थीटा की तरफ कंपोनेंट करूंगा तो क्या होगा de cos थीटा, और इस साइड में करूंगा तो क्या आ जाएगा de sin थीटा। अब इस de की इधर की बात करूंगा तो ये जगह de cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट करूंगा तो क्या आ जाएगा de sin थीटा। देखो कुछ और बात कर लेते हैं बेसिक सी। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होगा, तो मैं क्या कह दूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, q बाई कैपिटल L। लेकिन इसका कैपिटल L क्या है, पूरी परिधि, तो मैं लिख दूंगा q अपॉन 2 पाई r। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि लैम्डा इंटू 2 पाई r बराबर q। ठीक है ना, पहली बात। अब हमने बात करी कि de cos थीटा, तो de का परिमाण भी देख लेते हैं कि इस dq की वजह से यहाँ de इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कितनी। de किसकी वजह से है, इस dq एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस हमने r मान लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा,
यहां पर क्या हो जाएगा, डी क्यू की वजह से डी कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू आवेश का परिमाण बटे दूरी कितनी है आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या दे देते हैं 1 दे देते हैं। ये हमारा क्या है डी का परिमाण। अब देखो हमको टोटल डी निकालने के लिए यहां पर क्या हो रहा है, देखो डी और डी सेम एलिमेंट की वजह से, इसलिए डी साइन थीटा और डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे और डी cos थीटा ऐड हो जाएंगे। अगर मैं यहां पर दोनों एलिमेंट लेता तो दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं डी साइन थीटा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हर जगह पर क्या होगा डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा हमारा डी cos थीटा का समाकलन। देखो हमारे पास एक एलिमेंट कितना दे रहा है डी cos थीटा, अगर मैं एक एलिमेंट लूं तो ठीक है, एक एलिमेंट की वजह से डी cos थीटा, तो टोटल में समाकलन कर दूंगा डी cos थीटा का। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा डी cos थीटा का समाकलन करना पड़ेगा फॉर होल लेंथ, मतलब इस पूरी परिधि के लिए मैं इसका क्या कर दूंगा समाकलन कर दूंगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा ऐड क्यों नहीं हो रहा। देखो अगर मैं एक एलिमेंट लूंगा, मैं अगर इसका पूरा समाकलन कर रहा हूं तो एक एलिमेंट को एक बार लूंगा, हर एक एलिमेंट की वजह से मैंने दो एलिमेंट लिए तो दो डी cos थीटा आएंगे, अगर एक एलिमेंट लूंगा तो एक डी cos थीटा आएगा। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा डी cos थीटा। अब मैं वैल्यू रख देता हूं E बराबर डी की वैल्यू रख देता हूं मैं, कितना हो गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। देखो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं यहां साइड में, मेरे पास क्या है ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ये वाला, ये लेंथ x है, ये r है और ये स्मॉल r है। तो यहां से cos थीटा जो निकलेगा वो कितना निकलेगा आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है x और कर्ण कितना है r, तो यहां मैं लिख देता हूं x/r। तो यहां से जो चीजें हैं उनको निकाल लेते हैं। एक और चीज है हमारे पास, देखो अगर यहां पर लेमडा आवेश घनत्व है तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, छोटे L5 की बात करूं तो dq अपॉन dl, तो यहां से dq इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू dl। अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं dq की जगह लेमडा इंटू dl रख सकता हूं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, देखो जो जो कांस्टेंट क्वांटिटी से बाहर लेके आ जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, r स्क्वायर इंटू r कितना हो जाएगा r क्यूब, वो भी एक नियतांक है यहाँ के लिए। और dq की जगह जब मैं लेमडा dl लिखूंगा तो लेमडा बाहर आ जाएगा और dl अंदर बच जाएगा फॉर होल लेंथ के लिए मुझे क्या करना है इसका समाकलन करना है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं लेंथ के लिए इसका समाकलन करूंगा, अगर मैं dl का समाकलन कर दूंगा मतलब जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 2πr मिल जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं साइड में, समाकलन ऑफ dl फॉर एनी वलय यानी कि रिंग वो होता है 2π कैपिटल R। तो यहां पर हम क्या कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू ये x भी बाहर आएगा तो x यहां रहेगा, तो ये आ जाएगा लेमडा इंटू x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां आ जाएगा 2πr। देखो बच्चों अभी हमने यहां पे लिखा था लेमडा इंटू 2πr को हमने क्या लिखा था q, तो मैं इस लेमडा इंटू 2πr को क्या लिख सकता हूं q लिख सकता हूं। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी q इंटू x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, अब देखो हमारे पास r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूं तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब है r स्क्वायर और ये जाएगा x स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ बोल सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं स्मॉल r कितना है, मैं ऐसे लिख दूं उसको r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहां पर क्या हो जाएगा E इक्वल टू, इसकी अगर मैं पावर करूंगा 3 तो हो जाएगा 3/2 qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक अजम्पशन करते हैं कि यदि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मतलब x की वैल्यू r से बहुत ज्यादा बड़ी हो तो x स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर बन जाएगा qx, नीचे बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं r को बहुत छोटा ले रहे हैं तो उसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा x क्यूब, ऊपर है x नीचे है x क्यूब, तो नीचे क्या रह जाएगा x स्क्वायर। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट वो आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर।
तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पर, थोड़ा सजा के लिख देते हैं, Q/x²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही है जैसा कि हमारा आवेश यहां रखा होता, पूरा Q आवेश यहां रखा होता, उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया।